नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आज हम करेंगे अध्याय 15। तो कक्षा 5 आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लो। पेज नंबर 7, अध्याय 15, पन्ना का त्याग। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं पन्ना का त्याग। तो सभी बच्चे अपनी बुक का चैप्टर खोल लो। चैप्टर 15, पन्ना का त्याग, पेज नंबर 7। ये आपकी दूसरी बुक का है ना। चलिए शुरू करते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बड़ी ही कॉमन पंक्तियां हैं बच्चों। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। जीजी, जीजी, ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया था। अच्छा क्या हुआ? अंताक्षरी हो रही थी। रविंद्र का अंताक्षरी हो रही थी ना। रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मजा आया, जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नाम है उसका पन्नाधाय, पन्नाधाय। हाँ वह नाटक है तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा मेरी अच्छी जीजी। मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रहा हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया
कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तो उस माँ के मन में क्या बीतेगी, उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना अध्याय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था, नाम क्या था? चंदन। उदय सिंह जितना उदय सिंह बड़ा था उतना ही चंदन बड़ा था। तो बच्चों, अब इस कहानी में पन्ना का त्याग जो कहानी है, इसमें जो खूबीलाल है एक, ठीक है, वो पंक्तियां गा रहा है और वो अपनी जीजी के पास आता है और अपनी जीजी को बताता है कि किस तरह से उसने अंताक्षरी में अपनी एक कविता सुनाई। बुंदेले, जो आपने सुनी होगी, लक्ष्मीबाई की कुछ कविता की लाइनें थी, पंक्तियां थी जो उसने सुनाई थी। तो बातों बातों में जीजी पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसने पूछा कि आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? तो उन्होंने क्या बताया, नाम क्या है इस कहानी का? पन्ना धाय। उसकी कहानी वो पढ़ रही है। वो एक नारी की कहानी है जिन्होंने बलिदान दे दिया है। बलिदान जैसे कैसा बलिदान उन्होंने दिया था कि उनके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए थे। उन्होंने अपने बेटे का त्याग, मतलब तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उसके मन पे सोचो कि क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर कि उसका एकमात्र लाडला बेटा के ऊपर अत्याचार हुआ हो। और इसकी कोई कहानी की इस मजबूरी नहीं थी उनकी, बल्कि उन्होंने खुद से ये त्याग और बलिदान दे दिया था। तो ये बलिदान की कहानी है। तो उस टाइम की क्या बात थी कि चित्तौड़गढ़ में जो महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद एक अर्थव्यवस्था फैल गई थी। अर्थव्यवस्था क्या होती है? जैसे कुछ हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है ना, जो सारी वित्तीय मतलब जो पैसों की लेनदारी होती है, उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उस समय वो फैल गई थी। तो उनके जो बड़े पुत्र थे भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे और जो दूसरे पुत्र थे विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और छोटे पुत्र थे, जो सबसे छोटे वो थे उदय सिंह, जो 7-8 साल के ही थे। ठीक है, तो उदय सिंह की जो देखभाल का पूरा जिम्मा था वो पन्ना धाय पर था और खुद पन्ना धाय का भी एक पुत्र था जिसका नाम था चंदन। अब महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक हो गया। महाराणा संग्राम सिंह जो थे वो तो स्वर्ग सिधार दिए थे, निधन हो गया था। अब विक्रम सिंह का राज तिलक कर दिया गया था। जो 14-15 साल का था बड़ा पुत्र भोजराज था, वो भी कालग्रस्त हो गए थे, है ना। और दूसरे पुत्र थे जो विक्रम सिंह थे, वो 14 वर्ष के थे, तो उनका राज तिलक किया था। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। अब उस समय क्या था, एक दासी पुत्र, मतलब एक दासी का पुत्र था जो बनवीर उसका नाम था, वो एक भयंकर षड्यंत्र रच रहा था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। अब वो जो छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं उनको भड़काता था और उन्होंने उसको अपनी ओर कर लिया था, उस दासी के पुत्र ने, बनवीर ने। और चित्तौड़ की राजगद्दी पर उसकी नजर थी, वो चाहता था मैं इसकी राजगद्दी पर बैठ जाऊं। तो खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी
पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। अब वो कहती है खूबीलाल थोड़ी कल्पना करो कि जहां पर ज्यादातर कर्मचारी पथभ्रष्ट मत हो जाना मतलब रास्ता भटक गए हों, है ना, और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, और जो राजकुमार भी ज्यादा उम्र के तो थे नहीं, छोटे छोटे ही थे, तो वो भी राजनीति की चाल उनको समझ नहीं आती थी। क्या होती है राजनीति की चाल? होती है ना, एक दूसरे से कर्मचारियों को भड़काना, पॉलिटिक्स खेलना, अर्थव्यवस्था बिगाड़ना, ठीक है। तो वो इन सब से अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब नहीं समझते थे इन बातों को, क्योंकि वो ज्यादा उम्र के भी नहीं थे, छोटे छोटे थे, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि वहां पर क्या परिणाम हुए होंगे, क्या रिजल्ट वहां पे हुए होंगे। अब खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, बिल्कुल एकदम स्तब्ध होकर, चौकन्ने होकर, स्तब्ध मतलब एकदम चौकन्ने होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति बहुत ही कठिन हो गई होगी जीजी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और इसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, अब नवरात्र में क्या हुआ? अब वो कहती है कि खूबी, अब तुम सोच सकते हो कि कितना, कैसा वहाँ का सिचुएशन, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर, वातावरण हो गया होगा, माहौल हो गया होगा। तो वो कहता है कि कठिन नहीं हो गया, और ये बहुत ही ज्यादा भयंकर हो चुका था। बहुत ही ज्यादा ये जो सारी सिचुएशन थी, स्थितियां थी, सारी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी कि नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का एक आयोजन कराया था, कि उसमें नाच रंग कराया जाए चित्तौड़ में, और उसने विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाया जाए। उसने ऐसी योजना बनाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा, और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। फिर उसने क्या सोचा कि जब वो उस नाच रंग में उसे बुलाएगा तो धोखा देकर उनकी हत्या कर देगा, और उसके बाद उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उस धोखे में नहीं फंस सका। अब क्या हुआ था, जो विक्रम सिंह भी ज्यादा बड़ा नहीं था, वो भी 14-15 साल का ही था, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया। तो वो तो उस धोखे में आ गया था, लेकिन जो उदय सिंह था, उदय सिंह कितने साल का था? सिर्फ 7-8 साल का। उसकी रक्षा का जो भार था वो पन्ना धाय पर था। तो पन्ना धाय ने उसकी ढाल बनकर वो उसके ऊपर रहती थी, छाई हुई थी, इसलिए वो धोखे में ना फंस सकी। अब बनवीर भी जानता था कि जब तक ये पन्ना धाये है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है, और ना इसका बाल भी कोई बाका कर सकता है। तो उधर पन्ना धाये को भी पता चल गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, और पन्ना धाये जो थी उसको भी समझ आ गया था कि नगर व्यापी में नाच रंग के दौरान में कोई हत्याकांड होने वाला है, और मगर वह उदय सिंह को लेकर वहां से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहां से अगर कहीं बाहर जाती तो कुछ हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। अब आगे देखते हैं क्या है। क्यों जी बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपाने से कोई भी लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। अब बनवीर के आदमी तो सारे चौकसी पर थे, क्योंकि सब इससे मिल गए थे। बनवीर के आदमी क्या थे? मिल गए थे सारे, है ना, उसने पहले ही भड़का रखा था, और बाहर निकलना मुश्किल था, आसान नहीं था, क्योंकि सब जगह चौकसी कर रखी थी। अब महल में भी नहीं छिपा सकती थी। क्यों? महल में छिपाने का इसलिए लाभ नहीं था क्योंकि सारे ही लोग उसके भेदिए थे, सारे उसके भेदिए वहां पर मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। और इस भयंकर संकट में जो पन्ना धाय थी, उसने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प लिया कि जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकती। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था।
अब उदय सिंह को उसने नाचरंग में जाने नहीं दिया क्योंकि इस पर खतरा था, कुछ भी हो सकता था, उसकी हत्या हो सकती थी। तो उसने क्या किया, उदय सिंह को वहां पर नहीं जाने दिया नाचरंग में। अब इससे नाराज होकर उदय सिंह सो गया था, वो रूठ गया था, तो रसोई घर में ही वो सो गया था। अब कीरत नाम का बारी पन्नाध्याय का भक्त था, और कीरत नाम का एक बारी था जो पन्नाध्याय का भक्त था। बारी कौन होता है, सफाई कर्मी। देखो आपके शब्दार्थ में आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई शब्द का मतलब नहीं समझ में आता तो आप शब्दार्थ से हेल्प ले सकते हैं। देखो शब्दार्थ में लिखा है भारी, मतलब सॉरी भारी नहीं, बारी, बारी मीन्स सफाई कर्मी, ठीक है। तो इसलिए कीरत नाम का जो बारी था, सफाई कर्मी था, वो पन्नाध्याय का बहुत बड़ा भक्त था। वह महलों से झूठी चप्पलें इकट्ठी करके, झूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। तो जो वहां से महलों में जो झूठे झूठे पटले होते हैं ना, खाए हुए बर्तन होते हैं, वो सब इकट्ठे करके वो ले जाने का वो काम करता था। अब पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंशी आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छुपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। अब पन्नाधाय ने क्या किया कि सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए उसने यह काम सौंपा कि, किसे काम सौंपा, कीरत को, है ना। क्या काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे, और पन्नाधाय जब तक नहीं आती है तब तक उसे तब तक उसकी वहां पर रक्षा करे। अब कीरत बात और धर्म का धनी था। अब कीरत क्या था, जैसे अगर कोई भी उसे बात कह दी जाए, है ना, कोई भी उसे काम कह दिया जाए, या कोई अपना धर्म समझकर वो जो काम करता था उसमें वो बहुत धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। अब क्या हुआ, उधर कीरत चला गया था उसको लेकर, उदय सिंह को लेकर टोकरे में छिपाकर, और इधर पन्नाधाय का जो एक ही बेटा था, उसका एकलौता एकमात्र बेटा था, वो चंदन तमाशा, जो नाच रंग का तमाशा बाहर हो रहा था, उसको देखकर वो लौटता है। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। अब वो राजकुमार उदय सिंह के बारे में पहुंचता है, सॉरी उसके बारे में पूछता है, राजकुमार के बारे में, राजकुमार उदय सिंह के बारे में, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। अब माँ ने हाँ हूँ कर दिया कि हाँ हाँ खाना खा लिया, वो है यहीं पर है, ऐसे उसने पूछा था उदय सिंह के बारे में। तो उसने उदय सिंह के शयन कक्ष जहाँ पर उदय सिंह रहता था वहां पर ही उसने उसको खाना खिलाया और प्यार किया, और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रहकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। अब उसके ऊपर अपनी माँ की छाती, मतलब अपनी ममता की छाती पर सब कुछ ये पत्थर रखकर वो ये सब कर रही थी कि शायद ही कोई माँ कर सकती हो। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ की गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। और वाकई सही बात है कि अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने राजवंश की रक्षा के लिए, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा के लिए और सत्य की निष्ठा के लिए रक्षा पर आज इसी माँ की कठोर परीक्षा तो थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया और सो गया। ऐसी नींद सोया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। अब अबोध चंदन माँ की कहानियां सुनते सुनते माँ के दुलार में ऐसी, उनकी माँ की छाया में ऐसे सोया, शीघ्र ही वो निद्रा मग्न हो गया, मतलब जल्दी ही वो सो गया। और ऐसी नींद सोया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ।
थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो षड्यंत्री था हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। अब षड्यंत्री था जो हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून, पहले उसने विक्रम सिंह को मार दिया था, अब उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा। पहले तो पन्ना ने उसे धिक्कारा और फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल, वो क्या चाहता था, वो सिर्फ राज्य करना चाहता था, तो राज्य के नशे में वो पागल था। उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। अब वो सामने से वार करने की कहता है और कहता है, पन्ना, आज भवानी मुझ पे प्रसन्न है। देख देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब होने वाला है और आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगी पन्ना। फिर एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया, क्योंकि उसको ये था कि मैं बचा सकती हूँ अपने बच्चों को। तो फिर माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अब वो माँ क्या करती, गिड़गिड़ाएगी ना अपने बच्चे के लिए। तो अरे नीच पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ा। अब क्या हुआ, वो जो पन्नाधाय थी वो गिड़गिड़ाने लगी और बोलती कि तू इन छोटे छोटे बालकों की हत्या करके क्या अपनी बहादुरी समझता है, क्या अपनी बहादुरी को बखान करता है। बखान करना मतलब बताना, अब बखान करना, दिखाना। तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। कुछ तो तू दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। अब भाग्य जो होता है कई बार दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी कटार का वार बचाकर क्रोध से फुफकारते हुए बनवीर ने पलंग पर सोए हुए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी और माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उसी दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंख भी तर हो गई थी, जो आपकी भी हो गई होगी बच्चों। ये कहानी ही ऐसी है, इतनी भावुक कहानी है कि किसी की भी आंख भर आए कि तो इतना बड़ा बलिदान जो माँ ने किया वो वाकई कोई नहीं कर सकता। तो बस इस कहानी को बच्चों अब आपको एक बार रीड करना है, ठीक है, और इसके शब्दार्थ आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। आज का आपका गृह कार्य इतना ही है कि इस कहानी को आपको रीड करना है अच्छे से, ठीक है। शब्दार्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे और आप इसकी नोटबुक में करके रखिएगा शब्दार्थ, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप अपना ध्यान रखना और अपना गृह कार्य पूरा करना। बाय बाय, टेक केयर।